नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। ये आज की कहानी जो मैं बताने जा रहा हूँ ना, ये सुरेश की है। सुरेश एक 24-25 साल के नौजुवक थे। कोठी में कार चलाने का, ड्राइवरी का काम करते थे और उसी कोठी में एक लड़की जिसका नाम था चंदा अपना दिल दे बैठे। लेकिन ये जो प्यार था ना, एक तरफा था। सुरेश बहुत चाहते थे चंदा को, लेकिन चंदा देखती तो जरूर थी, सुरेश की तरफ देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा था अभी सुरेश जान नहीं पाए थे। लेकिन उसके प्रति बहुत ही दीवानगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद चंदा अचानक उस कोठी से नौकरी छोड़ करके चली जाती। सुरेश जो थे ना, अब उनका दिल उदास हो जाता। लेकिन कुछ दिनों के बाद चंदा उनको एक जगह पर मिलती है, तब ये कहानी का शुरुआत होता है। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं सुरेश जी के ही पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। अब आगे तो समझ ही गए होंगे कि मैं एक लड़की से बहुत ही प्यार करता था, दीवानगी से भर करके, जितना कोई ना करे। लेकिन वो लड़की देखती थी, मुस्कुराती थी, लेकिन मेरे पास नहीं आती थी। उसके दिल में क्या चल रहा था मैं समझ नहीं पाया था। मैं उससे दिल की हालात लेना चाहता था, क्या वो मुझसे मोहब्बत करती है या नहीं करती है। लेकिन मुझे लगता था कि करती तो ज़रूर है, लेकिन वो छुपा रही है। और तब तक वो लड़की जहाँ पर मैं काम करता था, जिस कोठी में, नौकरी छोड़ करके चली गई। और तब से मैं बिल्कुल उदास हो गया था। अब उस लड़की को मैं ढूंढने की कोशिश करने लगा, लेकिन लड़की मिल नहीं रही थी। और इस बात को करीब करीब 6 महीना के आसपास बीत चुका था। अचानक मैं किसी काम से एक कोठी में जाता हूँ। कोठी जो थी पुरानी कोठी थी, और जिस कोठी का मालिक का मैं काम से जा रहा था, और उसी कोठी में चंदा मुझे दिखाई दे दी। मैं तो खुशी के मारे उछल चुका था। जब मैं चंदा को देखता हूँ तो चंदा पहले की तरह थी, कोई बदलाव नहीं था। वही मुस्कुराता हुआ चेहरा, ये गहरा शरीर, अपने बालों को बड़ा हिफाजत से रखती थी। उसके जो बाल थे बहुत लंबे लंबे थे, और बड़ा हिफाजत से अपने बालों को समेट कर रखती थी। जब मुझे देखती है ना, अचानक दौड़ती हुई मेरी तरफ भागती आती है। मैं बस देख ही जा रहा हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरा प्यार इस जगह पर मिल जाएगा। अचानक मेरे पास में आती है, और तब मैं उसको सही ढंग से देख पाता। पूछता हूँ, चंदा क्या तुम यहाँ पर काम कर रही हो, इस कोठी में? तब चंदा कहती है कि हाँ सुरेश, मैं इसी कोठी में काम कर रही हूँ। फिर मैं चंदा से बात करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ जो चंदा बताती है ना, मुझे विश्वास नहीं होता है कि आज के साइंस के युग में और दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। ऐसे लोग तो नहीं हो सकते। मैं उसकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। लेकिन चंदा कहती है कि देखो सुरेश, मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ। अचानक मुझे नौकरी छोड़ना पड़ा। कोई अब कारण था, वो कारण मैं आगे चल के बताऊँगी। लेकिन सुरेश, मेरे परिवार वाले, मैं तो यहाँ काम नहीं करना चाहती, लेकिन मैं परिवार वालों के लेकर के बड़ा परेशान हूँ। उनको तो पैसा से मतलब है, और इस कोठी में क्या चल रहा है उनको तो मैं बताती हूँ तो वो भी तुम्हारी तरह नहीं मानते। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे का बस उनका भूख है। मैं कमा रही हूँ और उनको दे रही हूँ। मैं कुछ बताना चाहती हूँ तो हंस के टाल देते हैं कि अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। सुरेश, मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर अकेले हूँ, अब तुम ही बताओ। जब चंदा मुझे मिल गई ना, तो लगा कि मेरा अब दुनिया है ना, बिल्कुल बदल गई है। दुनिया रंगीन हो गई है। मैं उसके बात पर जो बता रही थी, मुझे भी यकीन नहीं था। हाँ, मैं बस चंदा को अब देख रहा था। हाँ, चंदा कह रही थी कि तुम यहाँ पर किस काम से आए थे? मैंने कहा कि बस एक मुझे चिट्ठी देनी थी। अच्छा हुआ कि तुम यहीं पर आ गई। ये चिट्ठी पकड़ो और अपने मालिक को दे आओ, इसके बाद मैं यहाँ से निकल जाऊँगा।
चंदा तो गई चिट्ठी दे करके, अब फिर दौड़ती हुई आ गई। अब मैं उससे पूछना चाहता था कि आप बताओ क्या तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। जब मैं पूछा ना तो चंदा एकदम हाँ बोल दी। मैं कहने लगा तुम वहाँ से नौकरी छोड़ के क्यों आई, कम से कम मुझे तो बता देती। तब वो कहने लगी कि देखो बताने का मौका ही नहीं मुझे मिला। मेरे जो परिवार वाले हैं ना लालची किस्म के इंसान हैं। अब उनको एक जगह पर नौकरी मिल चुकी थी, मेरे लिए ढूंढ लिए थे और उसमें ज़्यादा पैसा मिल रहा था। हाँ, इसलिए वो बिना बताए हुए किसी को बोले कि बताने की ज़रूरत नहीं है, तुम नौकरी कल से वहाँ पर जाओगी नहीं, नए घर में जाओगी, नई कोठी में जाओगी और वहीं पे तुम्हें रहना भी है, खाना पीना सब कुछ वहीं मिलेगा। अब मैं चंदा से पूछ रहा हूँ कि चंदा तुम ये जो बात बता रही हो ये कैसा संभव हो सकता है। अरे मैं तो ऐसा आज तक कभी देखा नहीं। हाँ, फिल्मों में कभी कभी ऐसी कहानियाँ आ जाती हैं। तब चंदा कहने लगी सुरेश मेरे लिए काम करोगे। मैं बोला एक नहीं तुम 4 बताओ। मैं तो तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था, तुम्हारा पता भी तो नहीं मालूम था कि मैं तुम्हारे पते पे पहुँचूँ। तब चंदा कहने लगी कि देखो सुरेश, यहाँ पर भी ड्राइवर की अब पोस्ट खाली है, जगह खाली है। यहाँ पर नौकर रुकते नहीं हैं, चाहे ड्राइवर हो, माली हो, रसोईया हो, ले दे के मैं रुकी हुई हूँ अपने परिवार के वजह से, क्योंकि पैसा यहाँ मेरी जो तनख्वाह है 4 गुना ज़्यादा मिलती है। और मजबूरी है मकान मालिकों की, जो यहाँ जो रहते हैं मालिक हैं, उनकी मजबूरी है, कोई नौकर रुकता नहीं है तो आखिरकार 4 गुना सैलरी मुझे मिलती है यहाँ पर। अब देखो मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, पैसा भी यहाँ ज़्यादा मिलेगा, तुम यहीं पर आ जाओ, मैं अभी जाकर के मालिक से बात कर लेती हूँ। अब जो मैं था ना, मैं सोच में पड़ गया कि चंदा जो कह रही है क्या वो बात सच है। चंदा शायद डर रही है। चलो मुझे तो अच्छा ही है कि मेरा प्यार मिल गया है, और चंदा कह रही है कि यहाँ पर सैलरी भी अच्छा मिलेगा, तो क्यों ना मैं कर लूँ। जहाँ मैं काम करता था वहाँ सैलरी तो टाइम पर मिलती नहीं थी, लेकिन मिल जाती थी। मालिक पैसा नहीं बढ़ाता था। मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इस काम को छोड़ा जाए। तब मैं कहने लगा कि ऐसा ना हो कि वो भी मेरी नौकरी चली जाए और यहाँ का कोई पता होता ना हो। क्या पता कल ही तुम्हारा मालिक नाराज़ हो जाए और कहे कि सुरेश अब जाओ, तो मैं ना घर के रहूँगा ना घाट के रहूँगा। तब चंदा कहने लगी कि ऐसा नहीं होगा, देखो मैं भी तो 6 महीने से यहाँ पर रुकी पड़ी हूँ, काम कर रही हूँ, जैसे भी है मैं टिकी तो हूँ। अब तुम भी आ जाओगे तो मेरा अब जो मन है शांत हो जाएगा। आखिर हम एक दूसरे को प्रेम भी तो करते हैं। जब चंदा बताने लगी तब मुझे लगा कि चंदा सही कह रही है। बेचारी अकेली है, यहाँ पर इतना बड़ा कोठी है और यहाँ परिवार कोई बड़ा नहीं था, बस 3 परिवार का घर था। चंदा की नज़रों में 3 परिवार था कुल, जिसमें 2 परिवार तो दिखते थे और एक जो परिवार का सदस्य था चंदा की नज़र में वो दिखता ही नहीं था। ये थी कहानी उस घर की। जब मैं चंदा को ये पूछा कि तुमने कभी उस लड़की को नहीं देखी हो, तब कहने लगी नहीं, मैंने आज तक नहीं देखा। उसके कमरे में जाती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, बड़े बड़े से उसका पोस्टर बने हुए हैं, उसके कपड़े में अब धुलती हूँ, प्रेस करती हूँ, सजा के रखती हूँ, उसके ज़रूरत का सारा सामान उस कमरे में, और खाना भी हम जा कर के रख देते हैं। चंदा जो बता रही थी ना, कहानी ऐसी है। चंदा जिस जगह पर काम में लगी थी, वो जो परिवार था ना, 3 लोगों का परिवार था। माँ बाप, एक बेटी, एक बेटा भी था, लेकिन वो विदेश में बसा हुआ था, विदेश में ही शादी कर लिया था, इंडिया लौटता नहीं था, अपने घर नहीं लौटता था। और ये जो परिवार था ये भी कोई ऐसे वैसे परिवार नहीं था, बिजनेसमैन परिवार था। और अचानक जो उस घर में बेटी थी, यानी माता पिता के इकलौती संतान अब थी जो, अब वो गुजर जाती है कोई बीमारी की वजह से। परिवार के लोग टूट जाते हैं। भाई तो विदेश में है, जब मौत की खबर सुनता है तो लौट के आता है, कुछ दिन रहता है अपने परिवार वालों के साथ में, आखिरकार उसकी भी तो दुनिया है। फिर अपने माँ बाप को समझाता है कि जब जरूरत पड़ी आप बुलाओगे तो मैं आ जाऊँगा।
और उसके बाद अपना विदेश चला जाता है अपने परिवार में। अब यहाँ जो माता पिता है ना, पिता तो ठीक थे, पिता तो समझदार थे, वो उस दुख को झेल भी गए। लेकिन जो माँ थी ना, जवान बेटी का मौत को सदमा जो था वो लग चुका था। हमेशा वो उसी के गुण गाती थी, उसको परवाह ही नहीं था, ऐसा लगता ही नहीं था कि उनकी लड़की गुजर गई है। उनकी नज़र में आज भी वो लड़की जिंदा थी, अपने कमरे में आराम करती थी, टाइम पर भोजन करती थी, मतलब जो जीवित इंसान कर सकता है ऐसा उसका दिनचर्या था। उनके परिवार में ये चल रहा था काफ़ी दिनों से। जो लड़की के पिता थे ना, अब वो भी समझ गए थे, अब अपना वाइफ का सपोर्ट करते थे, चलो ठीक है जैसे भी खुश रहे, उनकी नज़र में ये था। और जो लड़की की माँ थी, अब तो बस उसको लगता ही नहीं था कि उसकी बेटी की मौत हुई है। उसको लगता था कि हाँ, बेटी हमारे घर में है, हमारे नज़रों के सामने में है। अच्छा अच्छा भोजन उसके लिए बनता था, जो वो खाती थी, और कमरे में रखा जाता था उसके लिए अच्छे अच्छे कपड़े, और उसके लिए गाड़ी भी थी, अलग से गाड़ी थी। गाड़ी में हफ्ते में एक दिन अपना एक फेवरेट जगह था पिकनिक स्पॉट, वहाँ पर भी जाती थी। ड्राइवर लेके जाता था, जब उसको बोला जाता था कि आज बहन जी जाने वाली है, तो ड्राइवर जब देखता था कि खाली गाड़ी है वो डर जाता था, नौकरी छोड़ छाड़ के भाग लेता था। ये कैसा घर है भाई, कोई भी वहाँ पर टिकता नहीं था। जब वहाँ का देखता था हालात ना, कि माँ, लड़की की माँ ऐसा कर रही है, कौन भला टिकेगा, डर जाते थे। चंदा भी डरी हुई थी, अगर उसको पैसे की मजबूरी नहीं होती ना तो वो भी नहीं रुकती। और उसके जो माँ बाप थे ना, वो लालची किस्म के इंसान थे। सब कुछ चंदा बता रही थी, लेकिन चंदा की बातों पर विश्वास नहीं था। पैसे की जो भूख थी, पूरा कहानी सुरेश को अब जैसे समझ में आ गया था। अब इस बात को गौर करने लगा कि अब मुझे करना क्या चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर नौकरी करना चाहिए। अब मैं सोचा कि चलो करके देखते हैं, चंदा का सपोर्ट मिल जाएगा, मैं भी थोड़ा पैसा ज़्यादा कमा लूँगा, जो होगा देखा जाएगा। अब इसके बाद चंदा जाती है ना, मालिकों से बात करती है, ड्राइवर का तो ज़रूरत था ही, और मैं उसमें अब काम करने लगता हूँ। कुछ सवाल जवाब ज़रूर होते हैं, सवाल जवाब का जवाब देता हूँ, अब फिर मेरी नौकरी पक्की हो जाती है। चंदा भी खुश और मैं भी खुश। मैं भी ऐसे दोस्तों के साथ में रहा करता था। अब तो यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर भी था, जिसमें चंदा भी रहती थी, और एक क्वार्टर मेरे लिए भी अब मिल चुका था। बगल का कमरा था, हम तो दोनों प्रेमी खुश हो गए कि चलो अब हमारी दुनिया अब बिल्कुल सही हो गई है। मन ही मन तो मैं अब बिल्कुल खुश था। अब इसके बाद हमारा काम जो था शुरू हो गया। मालिक को मैं ले जा कर के उनके ऑफिस छोड़ देता था। अब इसके बाद इंतज़ार, और शाम को फिर मालिक को लेकर के घर लौटता था। यही मेरे जिम्मे काम था। खाना पीना का जो जिम्मा था वो चंदा ने संभाल रखा था। खाना पीना, झाड़ू पोछा, इकलौती थी उस घर में, सारा काम खुद किया करती थी। खाने पीने का कोई परवाह ही नहीं था, सब कुछ चंदा बनाती थी, और अच्छे अच्छे भोजन मुझे मिलते पीते। और रात को अब मैं चंदा के कमरे में या चंदा मेरे कमरे में आ जाती थी। घंटों हम बात करते रहते थे। डर जो था ना चंदा का, अब निकल चुका था। जब से मैं इस कोठी में आया, तब से चंदा खुश रहने लगी। अब मैं तो बहुत ही खुश था, मेरा जो प्यार मिल गया था। हम अपना सपने बुन रहे थे कि जब कुछ टाइम बीत जाएगा, इसके बाद हम लोग शादी कर लेंगे। चंदा भी राजी थी और मैं भी राजी था, लेकिन अभी तो कुछ होना बाकी था, जिसके लिए मैं अभी कल्पना तक नहीं किया था। पूरा 1.5 महीना बीत चुका था, और इसके बाद वो संडे का दिन अब आ चुका था, जब मुझे उस बहन जी को, यानी उस घर में जो मरी हुई लड़की थी, अब उसको लेके जाना था एक पिकनिक स्पॉट पर। सही कहूँ ना तो मुझे अब ऐसे ही लग रहा था ये मजाक है। मैं समझ रहा था कि जो घर में बूढ़ी औरत है ना, या तो सनक गई है, पागल हो गई है। अरे जो मर जाता है वो फिर लौट के थोड़ी आता है। लेकिन
उसकी जो सनक थी ना, बहुत हद से ज़्यादा थी, निकल चुकी थी। और उसमें जो उसके पति थे ना, कुछ बोलते भी नहीं थे। वो जैसे मर्जी खुश रहे और वो छोड़ दिए थे कि जो तुम्हें करना है करो, बीच में नहीं पड़ते थे। जब मुझे बुलाती है संडे के सुबह में मैडम कि सुनो सुरेश, आज तुम्हें लेके जाना है बहन जी को पिकनिक के स्पॉट पर, तुम तैयार हो ना। मैं तो जानता था कि ये झूठ मूठ की बातें हैं। अब मैं दरवाज़ा खोलूँगा, बहन जी आकर के हवा में आकर के बैठ जाएगी, दरवाज़ा बंद करूँगा और कार मज़े से ले कर के अब मैं उसी पिकनिक के स्पॉट पर पहुँच जाऊँगा। सारा दिन एंजॉय मैं खुद करूँगा और फिर शाम के टाइम अब जब लौट आऊँगा। मैं तो बहुत खुश था कि चलो अच्छा है, इसी बहाने, और लंबी भी दूरी थी और उस पिकनिक के स्पॉट पर मेरा दिली ख्वाहिश था कि कभी मैं उस जगह पर भी जाऊं, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला, ना पॉकेट अलाउ किया। और आज तो खुद ही मेरे पास में ये ऑफ़र आ रहा था, तो मैं तो खुश था। डर नाम का चीज़ मेरे शरीर में तो बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार वैसे ही हुआ, पूरा ताम झाम किया गया। बहन जी के लिए खाने का सामान बास्केट में रखा गया, फल फ्रूट रखा गया। मैं डिक्की खोला, बड़े प्यार से सब कुछ रखा। चंदा ही सारा सामान लेके आ रही थी। इसके बाद कुछ तौलिया, कुछ खेलने कूदने का सामान गाड़ी में रखा गया। अब फिर बारी थी बहन जी के आने की। मैं तो मन ही मन हंसता था उस बूढ़ी औरत की बात पर। और मैं सोचता था कि कोई मरी हुई अब कहाँ से आ जाएगी, इनके दिमाग का सनक है। ये सनक पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन चलो जैसा भी है, अब मैं तो नौकर हूँ, अब ये काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसे मेरा ही फ़ायदा था, मैं तो उस पिकनिक स्पॉट पर जाना चाहता था। आखिरकार वो बूढ़ी औरत कार के पास में आई है, अपनी बेटी को जैसे हाथ पकड़ के ले आ रही हो। दरवाज़ा चंदा ने खोला और इसके बाद बूढ़ी औरत अब उसको जैसे पिछली सीट पर बिठा रही हो, बड़े प्रेम से, बेटा संभल करके। सुनो ड्राइवर सुरेश, गाड़ी तेज स्पीड में मत चलाना, आराम आराम से जाना। अब पूरा जब बिटिया कह दे कि हाँ अब घर लौटना है तभी तुम लेके आना। मैं हाँ में हाँ मिला रहा था, मन ही मन अब हंस भी रहा था। अब क्या कर सकता था, आखिरकार सब विधि विधान खत्म हो चुका था। अब वो जो बहन जी थी, जो कभी दिखाई नहीं देती थी, हमारी गाड़ी में बैठ चुकी थी। अब इसके बाद मैं गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, चंदा की तरफ देखता हूँ, अब मुस्कुराता हूँ और फिर अपने गाड़ी को आगे बढ़ा देता हूँ। अब तो मैं अपना आज़ाद था, बड़े तेज स्पीड में गाड़ी चलाता हुआ और उस जगह पर पहुँचने की कोशिश करता हूँ। रास्ते में रुकता भी हूँ, पीछे देखता हूँ कि अगर बहन जी होती तो कैसी होती, कहाँ बैठती। अब तक तो मैं इतनी तेज़ स्पीड में चलाया हूँ, बहन जी तो कितनी बार मुझे डांट देती। अरे सब मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ आत्मा कुछ नहीं होती है। मैं मन ही मन हंसता था उस घर के विधि विधान पर जो वहाँ पर हो रहा था कि कैसी औरत है, लड़की गुजर चुकी है सालों पहले और अभी तक उनके ख्यालों में जिंदा है। ये पागलपन नहीं तो और क्या है। खैर मुझे क्या करना था। आखिरकार शाम के टाइम में उस स्पॉट पर पहुंच जाता हूँ जब सूरज ढलने के कगार पर होता है। एक लंबी दूरी थी। अब बीच बीच में मैं एंजॉय करते हुए, खाना खाते हुए और सब कुछ मैं पहुंच जाता हूँ। कार पार्किंग में लगाता हूँ, पर्ची कटाता हूँ क्योंकि मुझे प्रूफ भी चाहिए था। अगर प्रूफ नहीं है तो बात बनेगी नहीं। पर्ची कटाता हूँ पार्किंग का। आज इसके बाद मैं एंजॉय करने लगता हूँ। बहन जी कहाँ हैं मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। जब पूरा एंजॉय कर लेता हूँ, रात के करीब 10 बजता है। तब मुझे लगा कि अब ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं है जो मैं कर ना सका, सब कुछ कर लिया हूँ। शायद अब तक बहन जी थक भी गई होंगी। मैं हंसते हंसते मन में अपना सवाल का जवाब भी दे रहा था कि अब तक इनको भूख भी लगी होगी। आखिरकार मैं जाता हूँ, जो खाने पीने का सामान है ना, जो बास्केट में रखा हुआ है, फल फ्रूट से लेकर के, मुझे ही भूख लग रही थी और मैं खुद वो खाना खाता हूँ, बड़े इंजॉय करता हूँ। मुझे लगता है कि बस अब यहाँ से निकलना ही चाहिए
यह कि अभी लंबा दूरी तय करनी है, शायद हम आधी रात के बाद ही घर पहुंचे। वही करता हूँ, गाड़ी अपना अब पार्किंग से निकालता हूँ। अब इसके बाद मज़े मज़े में कार चला करके और अपना कोठी की तरफ बढ़ने लगता हूँ। मन ही मन बड़ा खुश हूँ कि चलो ये भी सपना मेरा पूरा हो गया। मैं इस जगह पर काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि मैं आऊँगा, लेकिन पॉकेट कभी अलाउ करता ही नहीं था। महंगा जगह था, खर्चीला जगह था, हर एक बात के लिए यहाँ पर पैसे लगने थे, तो मैं कहाँ से पैसे लगता। आखिरकार आधी रात हो चुकी थी। मैं अपना सफ़र जारी रखा था, कार चला रहा था। कभी कभी झपकी लगती थी तो मैं सचेत हो जाता था। हाँ, मैं ढाबा की तलाश करता था कि कोई ढाबा मिले जहाँ पर मैं रोकूं, चाय वगैरह लूँ, और तब मैं चाय पी करके वहाँ से चल देता था। ऐसा करते करते आधी मैं सफ़र तय कर लिया था। अब मैं कार जो था ना, बड़े आराम से चला रहा था। मुझे कोई जल्दी नहीं थी, आराम से उस घर में पहुँचना चाहता था। बहन जी जो साथ में थी, अब इतना तेज तो मैं चला नहीं सकता था। मन ही मन में हंसता था अब उनकी बात सुन करके। अभी तक तो बहन जी का मुझे जो कहा जाता है कि दर्शन हुआ नहीं था। अब दर्शन होता भी कैसे? कैसे कोई मरा हुआ इंसान कैसे दिखाई दे सकता है? ये तो उनका दिमाग में एक बैठा हुआ था फिजूल चीज़, और मैं उसमें फंसा हुआ था। मैं मन ही मन हंस रहा था, ये सब देखो ना क्या हो रहा है। आखिर कार चलाते चलाते एक आवाज़ जब पीछे से सुनाई पड़ती है। जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है कि कार रोको। सही कहूँ ना कि मैं ऐसा लगा कि कार को कहीं ठोक ना दूँ। मुझे लगा कि बस धरती हिल चुकी है और कार पलटने वाली है। ब्रेक लगाता हूँ तगड़ा वाला, कार एकदम घूम जाती है। इतना तगड़े स्पीड में मैं जो ब्रेक लगाता हूँ, अब पीछे देखता हूँ ना तो मेरी आत्मा कांप जाती है। एक 24-25 साल की ज्योति बैठी हुई है, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल सफ़ेद, नीचे से लेकर ऊपर तक सफ़ेद ही सफ़ेद दिख रहा है। बड़े बड़े लंबे लंबे बाल मैं देख रहा हूँ। चेहरा बहुत ही सुंदर, आंखें बड़ी बड़ी। पिछली सीट पर बैठी हुई मुझे घूर रही है। सही कहूँ ना कि ऐसा लगा कि मेरा दम निकल जाएगा, मुझे कहीं अटैक ना आ जाए, ऐसा संभावना बढ़ गया था। दिल की धड़कन बिल्कुल बढ़ चुकी थी। मुझे लगा कि ये शायद मैं नींद में तो नहीं हूँ, मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। लेकिन जब बहन जी दोबारा आवाज़ देती है, घबराओ मत, तुम बहुत तेज़ गाड़ी चलाते हो, माँ ने बताया था ना कि थोड़ा संभल के चलाया करो। देखो मैं सोते सोते जाग गई हूँ। सही कहूँ ना, तब मुझे लगा कि ये कार छोड़ के भागता हूँ, इसी में मेरी भलाई है। नहीं तो ये बहन जी का क्या भरोसा। मैं तो आत्मा अब ऐसी चीज़ को कभी जानता तक नहीं था कि भूत प्रेत होते हैं, आत्मा होती है। और मैं जब उस बहन जी को देखा ना तो मैं तो एकदम खौफ में भर गया था। मैं कार का दरवाज़ा खोल रहा था कि छोड़ो और नौकरी उकरी, निकल जाओ, अपनी जान बचा लो। लेकिन जब दरवाज़ा खुले तब ना, दरवाज़ा तो जैसे लॉक हो गया था। बाहर निकलने का कोई मतलब ही नहीं था। मैंने लाख कोशिश कर लिया लेकिन दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बहन जी मुझे देख करके अब मुस्कुरा रही थी। कह रही कोशिश कर लो, अब दरवाज़ा खुलेगा नहीं। तुमने मेरा खाना खाया तब भी मैं कुछ नहीं बोली। तुम्हारे मन में ना जाने मेरे प्रति क्या क्या चल रहा था, तब भी मैं शांत अब रही। तुम गाड़ी को बेढंगे ढंग से चलाते हुए जा रहे हो, मैं तो नींद में थी। अचानक मुझे झटका लगा और तब मैं अब तुम्हारे सामने आई। बहन जी बोल रही थी, मेरा जो खून था ना ठंडा होता जा रहा था। अब लग रहा था कि बहन जी मुझे तो छोड़ेंगी नहीं। वाकई में उनका स्वादिष्ट खाना सब कुछ मैं ख़त्म कर दिया था। जो फल फ्रूट उनके लिए रखा गया था सब कुछ मैं हजम कर दिया था। आखिरकार बिल्कुल वो सही जगह पर थी, सही बात कह रही थी। अब मैं करूं तो क्या करूं? दरवाज़ा खुलता तो मैं इस कार में तो कभी रुकता भी नहीं, लेकिन दरवाज़ा लॉक और बहन जी अब मुझे सुनाई जा रही है।
अब मेरा नाम एक कह रही है, सुरेश तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। लेकिन देखो, तुमने जो गलती की है, सज़ा के हकदार तो तुम हो ही। हाँ, सज़ा तो मैं तुम्हें दे के रहूंगी। मुस्कुराते हुए, सही कहूँ ना कि मेरी आत्मा उस टाइम कांप गई थी। मुझे लगा कि अब मैं शायद बचूंगा नहीं। सज़ा का मतलब अब ऐसा ही होता है जो मैंने समझ रखा था उस टाइम, मेरे जो दिमाग में आ रहा था। मैंने हाथ जोड़ लिया कि देखिए मैडम जी, मैं गलती कर दिया हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आप पर बहुत हंसा हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ नहीं पाया था कि आज के युग में ऐसा भी होता है। वो बहन जी यानी मैडम अभी भी हंस रही थी। कह रही कि तुम शांत हो जाओ ना, तुम डरो मत ना, मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ करने वाली नहीं हूँ, मैं तुम्हें जान से मारने वाली नहीं हूँ, तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, मेरी बात को सुनो, गाड़ी मोड़ो और फिर हमें उसी जगह पे चलना है। सही कहूँ ना तो मैं कांप गया था। आधा रास्ता हमने तय कर लिया था। आप फिर कह रही कि उसी साइड में चलना है। मैं अब कहने लगा कि मैडम जी अब तो वो स्पॉट बंद हो चुका। तब वो कहने लगी उस जगह पर नहीं, मैं जहाँ लेके चल रही हूँ तुम उस जगह पर चलो, गाड़ी मोड़ो, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें रास्ता समझा रही हूँ, और उस जगह पर चलो। वाकई में अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। अब तो जो कुछ था मैडम का ऑर्डर, अब मुझे पालन नहीं करना था। हाँ, मैडम ने आश्वस्त कर दिया था कि देखो सुरेश, मैं तुम्हारा कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी अगर तुम मेरी बात को मानते हो। अगर तुम मेरी बात को वैल्यू नहीं रखते, मानते नहीं, तब तो तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता है। तब मुझे वो सब काम करना पड़ा, जान जो बचानी थी। मैं कार को मोड़ता हूँ और फिर मैडम जी से कहता हूँ, मैडम जी आप बताइए कहाँ चलना। तब वो रास्ता बताने लगती है। मैं चलते जाता हूँ, रात बढ़ती जा रही है। आखिरकार हाईवे से अब सड़क अब अलग हो रही थी। वहाँ पर कहती है अब इस सड़क पर उतार लो। मैं आश्चर्य में हूँ कि इस जगह तो वो पिकनिक स्पॉट तो अब सीधा जा रहा है, ये कहाँ जा रही है। मैं कुछ बोल नहीं पाता हूँ, ऑर्डर मानता हूँ और उस सड़क पर मैं आगे चलने लगता। कुछ ही दूर जाने के बाद में मुझे एक अब ऐसा कुछ लग रहा कि कोई फार्म हाउस ऐसा है। गाड़ी वहाँ पर, अब मैडम बोलती है कि गाड़ी अब रोक दो। गाड़ी में रोक देता हूँ। तब मैडम कहती है कि गाड़ी से उतरो और गाड़ी को अब बाहर निकलो और लॉक करो, अब मेरे साथ आओ। फार्म हाउस का गेट बंद है, जैसे लग रहा है कि उसमें होटल ऐसा कुछ कमरा वगैरह बना था रहने वहने के लिए, ऐसा ही लग रहा था। पार्टी शार्टी भी होती होगी। घंटी बजाती है तब चौकीदार आता है, मुझे देखता है, शायद मैडम को देख रहा था कि नहीं, और कहता है कि बताइए। जैसे मैडम ही अब सब कुछ बात कर रही हो, मैं देख रहा हूँ कि मैडम बिल्कुल अब शायद उस चौकीदार को भी देख रही है। आप फिर कुछ बताती है कि ये कमरा हमारे नाम से बुक होता है आज का दिन के लिए, मुझे अपना कमरा में जाना है और चाबी मुझे प्रोवाइड करो। चौकीदार सलूट मारता है, गेट खोलता है और हम दोनों चल देते हैं। आगे आगे मैडम जी और पीछे पीछे मैं। अब जो चौकीदार है अब वो चाबी देता है। अब मैडम को पता है कि उनका कमरा कहाँ है। मैं थोड़ा अब डरा हुआ हूँ कि भाई इतना बड़ा फार्म हाउस, अब मैडम कहाँ जा रही है, मैं पीछे पीछे। लड़की होती तो चलो अब समझ में आता, एक प्रेत आत्मा के पीछे जाना, अब आगे चल के क्या होना था। आखिरकार कमरे पर रुक जाती है, चाबी मुझे पकड़ाती हैं और कहती सुरेश कमरा खोलो। कमरा में डरते हुए अब हाथ से खोलता हूँ। अंदर आती है, मुझे बुलाती है, अंदर आओ, दरवाज़ा लॉक करो। वाकई में जब अंदर देखता हूँ ना तो बहुत ही महंगा कमरा मुझे दिख रहा था। उस कमरे की सजावट बहुत ही उम्दा किस्म की थी, हर एक चीज़ उसमें अपनी जगह पर रखा हुआ था। तब फ्रिज खोलती है और उसमें से बोतल निकालती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, बियर भी रखा हुआ है। मुझे बियर पकड़ाती है और खुद भी एक बियर निकालती है और कहती है तुम डरो मत, आज के दिन सिर्फ मैं एंजॉय करने के लिए आती हूँ। मुझे समझाती है कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी।
मेरे साथ एंजॉय करो और इस लम्हे का आनंद लो। भूल जाओ कि मैं एक आत्मा हूँ। ऐसा मुझे समझाने लगी। और जब मैं उनसे नज़र मिला रहा था ना, तब मुझे लगा कि जैसे वो मेरे पर हिप्नोटाइज कर रही हो। मैं उनके एकदम बस में आ गया था। मैं भी भूल चुका था कि मैं किस लड़की के साथ में हूँ। उस पल का मैं एंजॉय करने लगता हूँ, चंदा को भूल जाता हूँ और मैडम जी के साथ में लग जाता हूँ। बियर पीता हूँ, जो भी खाने पीने का था, अब पूरी हम एंजॉय करते हैं उस जगह पर। आखिरकार आखिरी पॉइंट पर हम आ जाते हैं, बिस्तर पर। और लड़की तो यही चाहती थी, अब उसका यही मतलब था मुझे इस जगह पर लाने का, और उसका यही सब कुछ चल रहा था। जब दोनों लोग हम बिस्तर से अब उठते हैं, और तब अब जैसे सुबह होने को है। वो बाथरूम में जाती है और मैं अब बैठा हुआ इंतज़ार कर रहा हूँ कि वो बाथरूम से निकले तो मैं भी जाऊँ। बाथरूम में गई, लेकिन वो लौट के नहीं आई। मैं तो उस जगह पे इंतजार कर रहा था, लेकिन उस मैडम का पता ही नहीं था। आखिरकार मैं जब बाथरूम में जाता हूँ और दरवाज़ा को पुश करता हूँ कि मैडम आप अंदर हैं, अंदर हैं, जब कोई आवाज़ नहीं आती है ना, तब मैं समझ गया कि वो आत्मा अब यहाँ से गायब हो गई है। अब जो कुछ है हमें संभालना है। डर कहूँ ना कि उस टाइम मेरा निकल चुका था। मैं उस बाथरूम में फ्रेश होता हूँ और फिर कमरे में से बाहर निकलता हूँ, चौकीदार को चाबी हवाले करता हूँ और अपनी गाड़ी लेकर के वापस मोड़ देता हूँ। सुबह के टाइम में मैं अपने कोठी पहुँच जाता हूँ। कोठी में जैसे ही गाड़ी की आवाज़ आती है, माँ निकल के आ जाती है, लड़की की माँ, और तो उसी तरह से दरवाज़ा खोलती है जैसे बिटिया अंदर बैठी हुई है, जैसे हाथ पकड़ के अपनी बेटी को अब लेके जा रही हूँ। और तब मुड़ती है, कहती है कि ड्राइवर सही ढंग से कार चलाए ना, बिटिया नाराज़ तो नहीं हुई ना, कोई तकलीफ़ तो नहीं हुआ ना। और तब मैं कहा कि नहीं मैडम जी, सब कुछ सही रहा, जैसे आपकी बिटिया चाहती थी सब कुछ ऐसा ही हुआ है। अंदर चले गए सब लोग। मैं अब सही कहूँ ना कि लंबा सांस खींचा। और तब मैं समझ में गया कि आखिरकार यहाँ ड्राइवर चाहे माली या नौकर क्यों नहीं रुकते हैं। सही में ये जो आत्मा थी, अब ये कभी कभी कोई खास दिन को नजर आती थी और वो लोग देखते थे और वो लोग भयभीत होकर के घर छोड़ के भाग जाते थे। चंदा को दिखाई नहीं पड़ी थी, लेकिन चंदा को महसूस हुआ था कई बार किचन में कि उसके पीछे कोई खड़ा हो। कुछ आवाज़ भी सुनी थी और तब वो डर गई थी। लेकिन उसके बाप लालची था ना, वो तो नौकरी छोड़ना चाहती थी, लेकिन पैसा ज़्यादा मिल रहा था तो बाप उसको नौकरी नहीं छोड़ने दे रहा था। मैं चंदा से मिलता हूँ और तब मैं उसको समझाता हूँ कि देखो डरो मत, जब तक तुम चाहो आराम से काम करो, पैसा भी तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है और मुझे भी मिल रहा है। मैं उससे कुछ छिपाता नहीं हूँ, सब कुछ उसको बता देता हूँ। चंदा अब मेरी तरफ देख रही है, ये ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने बोला कि तुम विश्वास करो या ना करो, लेकिन ऐसे ही है लड़की है, खास दिन को खास टाइम को वो जिंदा हो जाती है, आत्मा उसकी लौट आती है। जो कुछ मेरे साथ में हुआ था, उसने किया था, मैं सब कुछ चंदा को बता देता हूँ। चंदा उस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देती है। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि कोई आत्मा शारीरिक संबंध कैसे बना सकती। उसको लगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ। और तब मैं क्या समझाऊँ उसको। आखिरकार हम उस जगह पर 6 महीना तक और नौकरी की है। चंदा को 1 साल हो चुका था, अब मैं भी 6 महीने तक वहाँ पर काम करता हूँ। अब उसके बाद जब मुझे लगता है कि हाँ अब नौकरी बदलने का टाइम आ चुका है, मैं चंदा को सब कुछ समझाता हूँ कि देखो चंदा, अब हमें देरी नहीं करना चाहिए, हम शादी कर लेते हैं। चंदा भी तैयार थी। अब इसके बाद हम चंदा के माता पिता से बात करने जाते हैं। आखिरकार थोड़ी वो नानुकुर करने के बाद में तैयारी हो गए थे और फिर हमारी शादी भी हो जाती है। हम उस कोठी से रिश्ता नाता तोड़ आए थे। मैं अब चंदा को किसी काम में लगाना नहीं चाहता था। मैं खुद पैसा कमा रहा था, हमें अपने चंदा को अपने घर पर अब रखना चाहता था। कहीं नौकरी वोकरी उससे करवाने का
मेरा कोई इरादा नहीं था। इसके बाद मैं कमरा लेता हूँ किराए का, बढ़िया सा कमरा। अब मैं अपना चंदा को एक घरेलू स्त्री की तरह रखता हूँ। हर एक सामान से घर को भर देता हूँ कि चंदा को कभी अकेले बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। और ऐसा होता है, पूरा 6 महीना निकल जाता है। हम लोग बड़े सुख में हैं, चैन से रह रहे हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी हमारे साथ में इस बीच नहीं होती है। आखिरकार 1 साल जब हो जाता है उस कोठी से मेरा, जब निकले हुए 6 महीना के आसपास, 1 साल तो नहीं, लेकिन वो जो जहाँ पर हम पिकनिक के स्पॉट पर गए थे ना, वो जो मेरे साथ में अब हुआ था मामला, उसको 1 साल हो गया था। और वो जो तारीख थी ना, अब आ गई थी। जिस तारीख को लड़की अपना असली रूप में आ जाती थी, अब फिर ऐसा कुछ होता था, वो तारीख आ गई थी। हम पति पत्नी अपने घर में थे, चैन का नींद सो रहे थे, आधी रात का वक्त था। अचानक मैं जो एहसास करता हूँ ना, तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ कि मैं हूँ कहाँ पर। मुझे लग रहा है कि जिस फार्म हाउस में गए थे वही वाला कमरा है, और उसमें वो मैडम यानी वो लड़की, आत्मा लड़की, मैं उसके साथ रातें बिता रहा हूँ। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था। मैं जब होश में आता हूँ, या कहूँ कि मैं अपना नींद तोड़ता हूँ, और तब मैं देखता हूँ कि नहीं, मैं फार्म हाउस में नहीं, मैं तो अपने पत्नी के साथ लेटा हुआ। लेकिन जो मुझे एहसास होता है ना कि सब कुछ लग रहा है कि जो मेरे साथ में घटी थी, वो फार्म हाउस का कमरा नंबर 103 में, वैसा ही सब कुछ ऐसा ही चल रहा था मेरे घर में आधी रात की बात। आज जब मैं सुबह उठता हूँ ना, तो मैं अब एक तरह से अपना पत्नी को बुलाता हूँ कि सुनो इधर आओ। पत्नी आती है, और तब मैं वो सारा रात वाली बात बताता हूँ। पत्नी भी सोच में पड़ जाती है, यह कैसा हो सकता है जी, आप मेरे साथ में यहाँ पर सोए थे और आप कह रहे हैं कि आप वहाँ चले गए थे उस फार्म हाउस में, ये सब चल क्या रहा आपके पास, कैसे हो रहा है ये? इसका जवाब मेरे पास में नहीं था, ना चंदा के पास में था। अब सही कहूँ ना कि मुझे थोड़ा भय लगने लगा कि कहीं ये लड़की की आत्मा मेरे साथ चिपक तो नहीं गई, मेरा साथ तो नहीं छोड़ना चाहती। मुझे अब डर लगने लगा था, मैं इसे पीछा छुड़ाना चाहता था। और तब मैं चंदा से पूछता हूँ कि इसके लिए मुझे अब करना क्या होगा। चंदा अपने माँ से संपर्क करती है, उससे बातचीत होता है, और तब उसकी माँ बताती है कि ऐसे में किसी तंत्र मंत्र का सहारा लेना चाहिए, तब जाकर के ये अब लड़की दूर हो सकती है। अब मैं वही करता हूँ, एक बहुत बड़े तांत्रिक के पास पहुँचता हूँ, पूरी कहानी बताता हूँ, और तब वो मेरी तरफ देखते हैं, गौर करते हैं, और कहते हैं मुस्कुराते हुए कि अच्छा किया कि जल्दी आ गए, और नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता था। तुम उस आत्मा लड़की को पसंद आ गए हो, और वो तुम्हारी इतनी आसानी से पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। अच्छा किया कि तुम समय से पहले आ गए, नहीं तो कुछ ही ऐसा बता रहे थे कि तुम्हारे साथ में कुछ भी हो सकता था। सही कहूँ ना कि मैं बहुत डर गया था। आखिरकार उनसे आग्रह करना पड़ा कि जैसे भी हो उस आत्मा से हमें मुक्ति दिलाओ। फिर क्या था, कुछ पैसे जरूर लगे, लेकिन उस तांत्रिक बाबा ने ऐसा कुछ उपाय कर दिया था, और कहने लगे इसके बाद में वो आत्मा तुम्हारे पास कभी नहीं भटकेगी। और ऐसा ही हुआ। उसके बाद वो आत्मा कभी भी मुझे परेशान नहीं किया। अब तो एक लंबा अरसा हो चुका है। चंदा को मैं आज भी बताता हूँ ना, तो आज भी विश्वास नहीं करती है, कहती नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है। अरे कोई भूत प्रेत अब किसी के साथ संबंध कैसे बना सकता है? मैं उसको समझाता था, लेकिन वो विश्वास करती भी नहीं है। तब मुझे लगा कि चलो छोड़ो, इसको समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब इस बात को एक लंबा अरसा हो चुका है, लेकिन उसके बाद हमारे घर में और भी मेहमान आ गए, हमारे बच्चे भी आ गए, लेकिन अब उसके बाद वो आत्मा लड़की मुझे कभी नहीं दिखाई दी, ना मुझे उस फार्म हाउस में कभी ले गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी सुरेश जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसे कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए ना, लाइक कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और फिर हम इसी चैनल पर मिलते हैं कल की रात। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।